गुड मॉर्निंग। आज हम प्राचीन भारत के अंतर्गत मौर्य वंश का अगले शासक अशोक के बारे में देखेंगे, जिनका शासनकाल 269 से 232 ईसा पूर्व तक रहा। उनके शासनकाल में देखेंगे सबसे पहले कि उनका जन्म जो है 304 ईस्वी पूर्व में हुआ था और उनकी माता का नाम शुभद्रंगी थी, जो चंपा की राजकुमारी थी। चंपा की राजकुमारी थी और पिता का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार जो थे वह जैन धर्म को मानते थे और जब जैन ग्रंथ के अनुसार देखेंगे तो बिंदुसार के 100 पुत्र थे, जिसमें 99 भाइयों की हत्या करके अशोक जो है राजगद्दी पर बैठे थे। और उनकी पत्नी की जब बात करेंगे तो पत्नी का नाम देवी, जो कि विदिशा की राजकुमारी थी। विदिशा की राजकुमारी। और इसी देवी से हम देखेंगे कि उनको एक पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा प्राप्त हुआ था अशोक को। एक दिन जब बिंदुसार बीमार पड़े थे, इसकी खबर पाकर के अशोक जो है उस समय उपराजा हुआ करते थे उज्जैन का, जिसे वायसराय भी कहा जाता था। लौट करके पाटलिपुत्र आते हैं और लौटते समय इधर से विदिशा में रुकते हैं, जहां पर उनकी शादी जो है देवी से होती है। और राज्याभिषेक की बात करेंगे 269 ईस्वी पूर्व में। और 99 भाइयों को मारने के बाद 269 ईस्वी पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में होता है। पाटलिपुत्र। और उसके बाद उन्हें उपाधि मिलता है देव नाम प्रिय, और प्रियदर्शी की उपाधि धारण करते हैं, जिसका अर्थ होता है देव नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर। और इसके बाद हम देखेंगे कि बिंदुसार जो थे, उनके पिता जो थे वो जैन धर्म को मानते थे और जैन ग्रंथ के अनुसार हम देख चुके हैं कि उनके 100 पुत्र थे, जिसमें 99 भाइयों की हत्या करके वह गद्दी पर बैठे थे। और वही राज्याभिषेक के 269 ईस्वी पूर्व के 8 साल बाद, यानी 8 साल बाद 261 ईस्वी पूर्व में हम देखेंगे कि उनका आक्रमण जो होता है वह कलिंग आक्रमण, जो कि काफी प्रचलित आक्रमण था। और कलिंग आक्रमण जो कि कलिंग यह पड़ता है उड़ीसा, दक्षिण उड़ीसा का भाग है। और यहाँ पे उस समय शासक के रूप में कार्य कर रहे थे नंदराज। कौन? नंदराज। और इसके बाद देखेंगे कि इसी घटना के बाद, इसी आक्रमण के बाद जो है इनके परिवर्तन आता है और यह जैन धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। और उसकी एक घटना है, जिस घटना को हम देखेंगे कि एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसका नाम है हाथी गुफा अभिलेख। इस अभिलेख से हमें प्राप्त कि जब यह कलिंग पर आक्रमण किए थे, आक्रमण करने के बाद कल होकर जब वहां शहर घूमने के लिए अशोक निकलते हैं, उस समय वहां लाखों लोगों की मृत शरीर को देखकर, सभी जगह चीख पुकार को देख करके उनका मन जो है वह काफी द्रवित हो उठता है और वह वहां से फिर लौट करके कहाँ आ जाते हैं? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र आ जाने के बाद यहाँ देखेंगे कि अलग अलग इतिहासकार कि यह जो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं कब और किससे यह दीक्षा लिए थे, इसके बारे में मत है। तो इसमें एक हम देखेंगे दीप वंश और महावंश ग्रंथ। दीप वंश और महावंश ग्रंथ जो है, इससे ज्ञात होता है कि वह जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है निग्रोध से लिए थे। कौन? निग्रोध से लिए थे अशोक। और यह निग्रोध जो थे अशोक का बड़ा भाई सुसीम का पुत्र था। यह हमें किससे प्राप्त होता है? दीप वंश और महावंश ग्रंथ से ज्ञात होता है कि निग्रोध से वह बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे, जो अशोक का बड़ा भाई सुसीम का पुत्र था। दूसरे जब बात करेंगे तो दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ की बात करेंगे तो इससे हमें प्राप्त होता है कि उसने दीक्षा जो है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से लिए थे। ये बार बार पूछता है क्वेश्चन, उपगुप्त किससे दीक्षा लिए थे? उपगुप्त से। और आगे देखेंगे कि उनके दरबार में एक मोगली पुत्तिस नाम का बौद्ध भिक्षु रहा करता था, जो उन्हें हमेशा सत्य और अहिंसा की पाठ पढ़ाया करता था। और उन्हीं की अध्यक्षता में हम देखेंगे कि उन्हीं की अध्यक्षता में
पाटलिपुत्र में तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था 251 ईस्वी पूर्व में। कौन सा? तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और इसके बाद देखेंगे जब बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं तो अशोक कब अपनाते हैं कि अशोक कलिंग युद्ध के बाद हिंसा को त्याग कर अहिंसा का मार्ग को अपनाते हैं। दूसरा है कि अहिंसा का मार्ग स्वीकार करने वाला पहला शासक जो है वह अशोक ही हुआ। और इसके बाद जब हम देखेंगे कि यहाँ के बाद हम चर्चा करेंगे कलिंग आक्रमण का कारण क्या था, कलिंग पर जो आक्रमण हुआ था इसका कारण क्या था। तो इसमें देखेंगे कि अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत था। कुछ इतिहासकार का कहना था कि उस समय जो है कलिंग का शासक नंदराज रहता है और पढ़े हैं कि मौर्य वंश के साथ चंद्रगुप्त मौर्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को मारकर राजगद्दी पर बैठे थे। तो उस समय कौन था? धनानंद। अभी कौन है? नंदराज। और ये नंद शब्द दोनों में मेल खाता है। इससे अशोक को लगा था कि शायद यह नंदराज जो है उसी वंश का है, धनानंद के वंश का ही है, इसलिए कलिंग पर आक्रमण किया गया। दूसरा हम देखेंगे कि चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, चाणक्य के अर्थशास्त्र इनके अनुसार हम देखते हैं तो इनका कहना था कि यह कलिंग जो था यहाँ काफी उड़ीसा का हाथी विश्व में काफी प्रचलित था और उसी को पाने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। और फिर तीसरा हम देखेंगे कि एक इतिहासकार का नाम है प्लिनी। इनके अनुसार हम देखते हैं कि इनका कि उड़ीसा जो था यह समुद्रवर्ती इलाका था। इस पर अधिकार करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अब देखेंगे कि आगे प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक किन किन मार्गों को अपनाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि अशोक जब बौद्ध धर्म को अपनाते हैं तो एक बौद्ध धर्म में अशोक का धम्म पढ़ेंगे कि वह धम्म क्या था। अशोक के धम्म के बारे में देखेंगे। अशोक का धम्म, तो इस धम्म का संबंध किससे है? तो सबसे पहला है कि धम्म का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। किससे? बौद्ध धर्म से। अशोक का धम्म तो इसके अनुसार जो था कि धम्म का संबंध तो बौद्ध धर्म से हो गया जिसे अशोक ने स्वीकार किया था। और धम्म का अर्थ होता है प्रजा की भलाई, नैतिक उत्थान के लिए जो घोषणा किया जाता है वही धम्म कहलाता है। नैतिक उत्थान के लिए जो घोषणा किया जाता है वह धम्म कहलाता है। और इस समय एक छोटा सा स्टोरी को देखेंगे कि एक दिन जो है अशोक एक ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ पढ़ रहा था जिसका नाम था राहुलोवाद। इस पुस्तक के इस ग्रंथ के अनुसार उसमें लिखा जो भी बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, जो भी बौद्ध धर्म को अपनाते हैं उनके मार्ग पर चलते हैं, उनके कर्म के अनुसार हिंसा को त्याग कर अहिंसा को अपनाते हैं, उनके क्षेत्र में उनके सामने में अगर उनके कोई भी किसी भी प्रजा के द्वारा भी कोई घटना हिंसा किया जाता है जिसे वह देखते हैं और सुनते हैं तो उससे भी क्या होता है, उन्हें पाप लगता है। और यही बात सुन करके अशोक को काफी कष्ट हुआ था और उसके बाद उन्होंने सभी प्रजा की भलाई के लिए अलग अलग माध्यम से प्रचार प्रसार करना, जिसमें हम पढ़ेंगे कि उनका माध्यम जो था शिलालेख, स्तंभ लेख, अपने परिवार का सहारा लेकर के अशोक प्रचार प्रसार करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पर एक तो अशोक का जन्म देखे, माता पिता देखे और राज्याभिषेक जो हुआ था 269 ईस्वी पूर्व में और कलिंग पर आक्रमण 261 ईस्वी। दो दक्षिण उड़ीसा का एक भाग पड़ता है जहाँ का शासक था नंदराज। और उसके बाद अलग अलग लेख से हमें ज्ञात होता है कि उन्होंने दीक्षा कहाँ से, तो दीपवंश महावंश में देखे, निगरोध से, दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ से पता चला, उपगुप्त से और मौलिपुत्र के बारे में देखे कि बौद्ध भिक्षु जो अशोक के दरबार में रहा करते थे जिसकी अध्यक्षता में 251 ईस्वी पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो अब यहाँ से शिलालेख के बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन से शिलालेख थे और उस पर शिलालेख पर क्या क्या लिखा गया था। तो यहाँ अब हम देखेंगे अशोक का शिलालेख।
पढ़ेंगे कौन कौन से शिलालेख कहां से कब और किस लिपि में प्राप्त हुआ था। तो इसको दो भाग में हम देखेंगे। एक चतुर्दश शिलालेख, चतुर्दश शिलालेख, दूसरा जो है लघु शिलालेख, लघु शिलालेख। यह जो है 8 स्थानों से प्राप्त हुआ था। प्राप्त हुआ। इस 8 स्थानों का कब और कहां से प्राप्त हुआ, तो इसको हम एक चार्ट में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम देखेंगे कि जूनागढ़ जो 1822 ईस्वी में मिला था, वह गिरनार सौराष्ट्र में पड़ता है। इसकी लिपि ब्राह्मणी लिपि थी। शाहबाजगढ़ी 1836 ईस्वी में प्राप्त हुआ। यह पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी लिपि थी खरोष्टी लिपि। अगला घौली 1837 जो पूरी उड़ीसा में पड़ता है, वो ब्राह्मणी लिपि में थी। कालसी जो 1837 में प्राप्त हुआ देहरादून से, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, ब्राह्मणी लिपि में था। जौगढ़ का अभिलेख शिलालेख यह 1850 ईस्वी में गंजाम उड़ीसा में, इसकी भाषा जो थी लिपि ब्राह्मणी लिपि। सोपारा का शिलालेख 1882 ईस्वी में प्राप्त हुआ धामा सौराष्ट्र से, इसका लिपि ब्राह्मणी लिपि था। मानसेहरा 1889 ईस्वी में जो हजारा पाकिस्तान से प्राप्त हुआ था, इसका लिपि खरोष्ठी। ईरागुड़ी 1916 ईस्वी में प्राप्त हुआ हैदराबाद आंध्र प्रदेश से, इसकी लिपि थी ब्राह्मणी लिपि। और इसमें मुख्य रूप से हमें जो है 5 के बारे में देखना है। जो एक तो सबसे अधिक बार पूछता है क्वेश्चन, जूनागढ़ का अभिलेख कब प्राप्त हुआ था और कहां से प्राप्त हुआ था। दूसरा है शाहबाजगढ़ी का शिलालेख। तीसरा सोपारा का शिलालेख। चौथा मानसेहरा का शिलालेख। पांचवा जो है ईरागुड़ी का शिलालेख। यह सारे शिलालेख 8 शिलालेख में से 5 शिलालेख के बारे में मुख्य रूप से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका अगला भाग जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।